जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में बड़े बड़े साम्राज्यों, राजाओं और शहरों की कहानियां आती हैं। लेकिन आज हम उन लोगों की दुनिया में झांकने वाले हैं जिनका जीवन नक्शों पर नहीं बल्कि मौसमों की लय पर चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घुमंतू चरवाहों की। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जो किसी एक जगह से बंधी हुई नहीं है। एक ऐसी जिंदगी जहां नक्शे मौसम तय करते हैं और जीवन पहाड़ों और मैदानों के बीच एक लगातार चलने वाला सफर है। यही है घुमंतू चरवाहों की दुनिया, जो हमेशा से ही गति में रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत भारत से करते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन के आने से पहले ये समुदाय प्रकृति के साथ कितने गहरे तालमेल में रहते थे। मिसाल के तौर पर जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवालों को लीजिए। हर साल वे एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं। सर्दियों में वो शिवालिक की निचली पहाड़ियां में रहते हैं, जहां सूखी झाड़ियां उनके झुंडों का पेट भरती हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल में बर्फ पिघलना शुरू होती है, वे उत्तर की ओर कश्मीर की हरी भरी वादियों की तरफ अपना लंबा सफर शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित है। पड़ोस के हिमाचल प्रदेश में गद्दी चरवाहे भी बिल्कुल इसी तरह के मौसमी चक्र को अपनाते हैं। सर्दियों में शिवालिक की तलहटी और गर्मियों में लाहौल और स्पीति के ऊंचे ऊंचे मैदान। इससे पता चलता है कि ये प्रकृति के साथ जीने का एक कितना सोचा समझा तरीका था। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि इन समुदायों और बसे हुए किसानों के बीच रिश्ता कितना गहरा था। महाराष्ट्र के धनघरों को ही देख लीजिए। मानसून के दौरान वे मध्य पठार पर रहते हैं। फसल कटने के बाद वे कोंकण तट की ओर पश्चिम का रुख करते हैं। वहां कोंकणी किसान उनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं, क्योंकि धनघरों के झुंड खेतों की बची हुई ठूठों को खाकर जमीन को खाद देते हैं और अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। बदले में धनघरों को चावल मिलता है, जिसे वे वापस अपने पठार पर ले जाते हैं। कितना बढ़िया तालमेल था। और रेगिस्तान में भी जिंदगी की रफ्तार ऐसी ही थी। राजस्थान के रायका समुदाय के लोग खेती और चरवाही दोनों करते हैं। जब अक्टूबर में उनके गांव के चरागाह सूख जाते हैं, तो वे अपने ऊंटों और भेड़ों के साथ नए चरागाहों की तलाश में निकल पड़ते हैं और अगली बारिश के साथ ही वापस लौटते हैं। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। औपनिवेशिक शासन आया और उसके साथ आई एक ऐसी सोच जो इस गतिशील जीवन को समझ ही नहीं पाई। उनके लिए जमीन या तो खेत थी या जंगल। इस नई सोच ने चरवाहों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जिन्होंने इन चरवाहों की दुनिया पर सीधा हमला किया। परती भूमि नियमों के तहत उनके चरागाह छीन लिए गए। वन अधिनियमों ने जंगलों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। और शायद सबसे अपमानजनक था 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम, जिसने कई घुमंतू समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, हर जानवर पर चराई का टैक्स भी लगा दिया गया। मतलब एक एक करके उनकी आज़ादी और जीने के साधन छीने जा रहे थे। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। 1928 में खुद ब्रिटिश सरकार की रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में ये माना था कि इन नीतियों की वजह से चरागाहों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसका मतलब है कि ये जो नुकसान हो रहा था वो उसी समय साफ साफ दिख रहा था। भारत में जो हो रहा था वो कोई अकेली घटना नहीं थी। हजारों मील दूर अफ्रीका में भी औपनिवेशिक शासन के तहत चरवाहा समुदाय बिल्कुल ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे। ये एक समानांतर कहानी है जो दिखाती है कि यह एक वैश्विक बदलाव था। एक तरफ भारत के राइका हैं और दूसरी तरफ पूर्वी अफ्रीका के मसाई। उनकी दुनिया भले ही अलग हो, लेकिन औपनिवेशिक शासन के तहत उनका अनुभव बहुत हद तक एक जैसा था। दोनों ने अपनी जमीन खोई और अपनी आवाजाही की आज़ादी भी खो दी। मसाई लोगों के लिए ये नुकसान कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इस एक आंकड़े से ही लगाया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन से पहले उनके पास जितनी भी जमीन थी, उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। सोचिए, उनकी दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा मानो रातों रात उनसे दूर हो गया। तो ये 60% जमीन आखिर गई कहाँ? हुआ ये कि सबसे पहले 1885 में कागज पर एक लकीर खींचकर मसाई लैंड को ब्रिटिश केन्या और जर्मन तांगानिका के बीच बांट दिया गया। फिर उनकी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ चराई वाली जमीनें गोरे बसने वालों को दे दी गईं
और जो बड़े इलाके बचे थे उन्हें सेरेंगेटी जैसे गेम रिजर्व बना दिया गया, जहां चरवाहों का आना जाना ही बंद कर दिया गया। और इस बदलाव का असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि उनके पूरे समाज पर पड़ा। पारंपरिक मसाई समाज में बड़ों और योद्धाओं की अपनी अपनी तय भूमिकाएं थीं, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए कुछ लोगों को मुखिया बना दिया। इससे न सिर्फ पारंपरिक व्यवस्था कमजोर हुई बल्कि समाज में पहली बार अमीर और गरीब चरवाहों के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई। और इन नीतियों का नतीजा कितना भयानक था वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। जब चरवाहों को एक छोटे से सूखे इलाके में सिमट कर रहना पड़ा तो वो सूखे का सामना नहीं कर पाए। पहले वे सूखे के समय दूसरी जगहों पर चले जाते थे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। नतीजा, सिर्फ 2 साल के सूखे में 1933 और 1934 में मसाई लोगों के आधे से ज्यादा मवेशी मारे गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ नुकसान और हार की नहीं है, ये जबरदस्त हिम्मत और टिके रहने की भी कहानी है। चरवाहों ने चुपचाप सब कुछ सहा नहीं, उन्होंने इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए रास्ते खोज निकाले। तो उन्होंने खुद को कैसे बचाया? उन्होंने कई तरीके अपनाए। कुछ ने अपने झुंड छोटे कर लिए, दूसरों ने नए रास्ते खोजे। जैसे भारत के राइका चरवाहे 1947 के बाद हरियाणा जाने लगे। कई लोगों ने चरवाही के साथ साथ खेती या व्यापार करना शुरू कर दिया, और कुछ ने तो हमेशा के लिए जमीन खरीद कर बसने का फैसला कर लिया। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है ना? ये अतीत और वर्तमान का, परंपरा और आधुनिकता का एक जबरदस्त मेल है। यह हमें दिखाता है कि चरवाही की परंपरा खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसने खुद को बदला है और आज की दुनिया में अपनी जगह बना रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का आज के जमाने में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है या 21वीं सदी में भी इसकी कोई अहमियत है? और यहीं पर एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। आज दुनिया के कई बड़े बड़े इकोलॉजिस्ट और अर्थशास्त्री मानते हैं कि घुमंतू चरवाही दुनिया के सूखे और पहाड़ी इलाकों में जीने का सबसे टिकाऊ और सही तरीका है। ये कोई पिछड़ी हुई प्रथा नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ जीने की एक गहरी समझ है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, आज जब हमारी दुनिया क्लाइमेट चेंज और जमीन के बंजर होने जैसी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, तो क्या हम इन समुदायों से कुछ सीख सकते हैं? उन लोगों से जिन्होंने सदियों से सबसे मुश्किल हालात में जीना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सीखा है। इस पर सोचने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।